चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। ये कोई चैप्टर का लेक्चर शूट आज नहीं हो रहा है, ये आजकल काफ़ी दिनों से न्यूज़ में छाया हुआ टॉपिक है कि अब आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। उस एंट्रेंस टेस्ट का नाम है CUET। ठीक बात है, पहले ये होता था CUCET। तो ये क्या माजरा है, इसका हम डिटेल से बात इसको सीखते हैं। इसमें क्या था, क्यों चेंजेस हुआ, अब इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, उसमें क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बढ़िया से इस वीडियो को देखते जाइए, अच्छे तरह से आप समझिए ताकि आपका सारा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको 2-4 चीज़ मैं पंच लाइन बता दूंगा ताकि आपको इस चीज़ में आपको टेंशन नहीं लेना होगा। चलिए देखिए, बोर्ड में आप देख लीजिए, आप लोग लिखा हूँ मैं CUET और दूसरा है ऑब्लिक करके मैंने लिखा हूँ CUCET। तो पहले ये हुआ करता था CUCET पहले। अब ये पहले क्या होता था, क्या माजरा है, ये मैं आपको बताता हूँ। और अब इसी को चेंज करके कर दिया है CUET। CUET का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये अब इसको चेंज करके अब CUET हो गया है। पहले हुआ करता था CUCET। ये क्या चक्कर है आप समझिए, पहले आप इसको समझ लीजिए। CUCET को पहले क्या होता था, देखो पहले UGC जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देश के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक डायरेक्शन देता था कि आप अपने कॉलेज में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए आपको CUCET टेस्ट लेना पड़ेगा। CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक बात है। अब UGC क्या होता है आप 2 मिनट में ये भी समझ लो। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का काम होता है इस 45 यूनिवर्सिटी को फंड मुहैया कराना, पैसे देना, ताकि वो अपना कॉलेज अच्छे तरह से चला सके, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से चला सके, तो उनको फंड देता है। अब इसको पैसे कहां से आता है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को पैसे जो देश का इलेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पैसा देता है। CG सेंट्रल गवर्नमेंट। आप ऐसे समझ लो, नहीं समझ में आता तो आप समझ लो मोदी सरकार। मोदी सरकार इसको पैसा देती है। मोदी सरकार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को पैसा देती है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को फंडिंग करता है। क्यों फंडिंग करता है, ताकि आप अपना कॉलेज को अच्छे तरह से चला सके। और उनको ये बोलता था कि आप अपने कॉलेज में CUCET का एंट्रेंस टेस्ट लें पहले। ठीक है, तो 45 यूनिवर्सिटी में 14 यूनिवर्सिटी ऐसा था जो इस रूल को फॉलो कर रहा था। मतलब उस 14 यूनिवर्सिटी में CUCET का एग्जाम पहले होता था। मतलब घुमा फिरा के हम बात कर दें तो पहले ये कंपलसरी नहीं था। ठीक बात है। ये सब यूनिवर्सिटियां क्या करती थी, देखो कुछ यूनिवर्सिटी क्या करता था, ये 3 पैटर्न फॉलो करता था। पहले का जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो 3 पैटर्न फॉलो करता था, है ना। पहला पैटर्न होता था डायरेक्ट एडमिशन। परसेंटेज के बेस पर डायरेक्ट एडमिशन वो लोग दे देता था। जैसे आपका 12th में जितना परसेंटेज आया है, ठीक है, उसके बेस पे वो एडमिशन दे देता था, पहला। दूसरा, वो अपना ही कुछ एग्जाम कंडक्ट कराता था, है ना। वो अपना ही कुछ पेपर सेट कर देता था, अपना पेपर बनाता था, अपना एग्जाम पेपर। अपना एग्जाम पेपर बनाता था कि भैया आपको अगर हमारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ठीक बात है। और तीसरा, कुछ यूनिवर्सिटी था जो 14 यूनिवर्सिटी में बात कर रहा था, CUCET का एग्जाम करवाता था। इसमें से 14 यूनिवर्सिटी देश का था, 45 में से बार बार बोल रहा हूं 14 यूनिवर्सिटी ही CUCET का एग्जाम करवा रहा था। ठीक बात है।
कुछ लोग डायरेक्ट एडमिशन देता था क्लास 12 के रिजल्ट के आधार पे, कुछ लोग अपना ही एग्जाम करवाता था और कुछ लोग ही CU/CET का पेपर करवाता था। अब ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा तो मैं 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूं कि इस 45 यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आप कैसे समझोगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो एक मैं बता देता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो DU के नाम से फेमस है, फिर है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद है JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और बता देता हूं आपको मैं, IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये एक एग्जाम्पल समझ लो। ऐसे तो और भी है, जामिया इस्लामिया, ये सब भी है, बट ये आप समझने के लिए समझ लो कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये मैं आपको एग्जाम्पल दे दिया ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। ये था आपका पुराना पैटर्न, ठीक बात है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम था, इसमें क्या प्रॉब्लम था जो इसको हटा करके, हालांकि दोनों का मूल भावना वही है, लेकिन क्या दिक्कत था कि CU/CET को हटा करके CUET ले आया, ठीक बात है। तो हम इसको अभी मिटा दे रहे हैं, उसके बाद हम फिर से हम आपको आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसको हम रब कर देते हैं। अब समझिए कि CU/CET के बदले CUET क्यों आया, इस चीज को समझ लीजिए। उसके बाद फिर हम इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा कर देंगे। देखिए आप ऐसे समझ लीजिए, पहले एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था, आप समझ लो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो अब नहीं होने वाला है। क्या होता था, सपोज करो मान लो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, DU में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो इसका बहुत सारा कॉलेजेस का कट ऑफ एकदम, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेजेस का कट ऑफ है 99%, ठीक बात है। अब यहां एडमिशन लेने वाले मान लो सपोज करो पहला CBSE के छात्र हैं, CBSE में परसेंटेज आ जाता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। मान लो 99% आ गया किसी का, ठीक है ना। दूसरा मान लो बिहार बोर्ड से है, तीसरा स्टूडेंट मान लो झारखंड बोर्ड से है, एक और स्टूडेंट है मान लो यूपी बोर्ड से, ठीक बात है। तो हो सकता है, होता है कि जैसे हर बोर्ड का अपना कॉपी जांचने का अलग अलग पैटर्न होता है, तो हो सके, और आपको पता ही है कि होता ही है, जैसे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड में एज कंपेयर टू CBSE उतना नंबर नहीं मिलता है, ठीक बात है ना। सपोज करो बिहार बोर्ड में मान गया टॉपर को मिल गया 91%, झारखंड बोर्ड में मिल गया 92%, यूपी बोर्ड में मान लो मिला है 93%, ठीक बात है। अब आप समझना, अब DU मान लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी मान लो कट ऑफ रखा है अपने कॉलेज में 99%, तो इस कॉलेज में किसका एडमिशन होगा, CBSE बोर्ड के छात्र का एडमिशन होगा, ठीक है। और अब जो बिहार बोर्ड वाले हैं, झारखंड बोर्ड वाले हैं, यूपी बोर्ड वाले हैं, वो चंद परसेंटेज के अभाव में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये भी यही हाल BHU का भी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो अब देखिए इन तीन जो बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड और यूपी बोर्ड वाले हैं, उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा था। अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि ये CBSE बोर्ड वाला ही पढ़ने में तेज होगा, ये सब भी तो टैलेंटेड हो सकते हैं ना। तो इन जो तीनों टैलेंटेड बच्चे हैं, इनका तो आप बताओ हक तो छीना जा रहा था। इनके पास परसेंटेज नहीं है, ज्ञान है सारा, टैलेंट सब कुछ है, बट कुछ चंद परसेंट का कमी के कारण ये लोग को दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल रहा था, ठीक बात है। क्योंकि सब बोर्ड का डिफरेंट अलग अलग लेवल है, ठीक है, सारा बोर्ड का अलग अलग नियम है, ठीक है ना। तो सब बोर्ड अपना अपना पैरामीटर पे काम कर रहा था, ठीक है ना। तो अब ये सब को हटा करके, यही सारा प्रॉब्लम को डील करके बोल दिया, अब ये नियम लाया गया है कि कोई बात नहीं, आप लोग जो भी अपना बोर्ड में नंबर ला रहे हैं लाइए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब आपको
CUET टेस्ट से होके गुजरना होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से होके गुजरना पड़ेगा। आपका किस बोर्ड में क्या नंबर है, नहीं नंबर है, अब कोई मान्यता नहीं रखता है। मतलब अब ऐसे समझ लो कि अब एक ही पिच पे आपको खेलना है। अब एक ही पिच, आप ऐसे समझ लो, मान लो अब आपका गली में एक क्रिकेट की टीम है, दूसरे गली में क्रिकेट की टीम है, दूसरे एरिया में क्रिकेट की टीम है, लेकिन अगर एक टूर्नामेंट अगर होता है तो एक उस टूर्नामेंट में सेम पिच पे बारी बारी से सबको खेलना पड़ता, मतलब पिच सबके लिए सेम होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह पहले पिच सबके लिए अलग था, किसी का 99%, किसी का 91%, किसी का 92, किसी का 93। लेकिन अब क्या हो गया, अब बोला गया है यूजीसी की तरफ से कि भैया अब हम नहीं जानते अब किसका बोर्ड में क्या परसेंटेज आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में पास होना ही पड़ेगा। अगर आप, कंडीशन है, अगर आप इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो तो, अगर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका बोर्ड में कितना नंबर आ रहा है उससे उतना मतलब नहीं रहेगा। अब आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी आपको पास करना पड़ेगा। ठीक बात है। तो आप समझ गए कि क्यों इसके जगह पे ये लाया है। अब हम लोग आते हैं फटाक से, पूरा चर्चा अब CUET के बारे में करेंगे कि इसका एग्जाम फॉर्म कब निकलेगा, कौन एग्जाम करवाएगा, इसमें क्या क्या सिलेबस और कोर्स का पैटर्न रहेगा। ठीक बात है, चलिए। फिर से इसको लिख देते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक बात है। कल ये जब वीडियो डलेगा तो कल 2 अप्रैल का दिन होगा और इसका जो फॉर्म मिलने वाला आपको, फॉर्म 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मिलेगा। ठीक बात है। कहाँ मिलेगा? NTA का वेबसाइट पर। NTA क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA का क्या रोल है यहाँ पे? देखिए, इस बार CUET का एग्जाम NTA ही कंडक्ट करवाएगा। NTA ही CUET का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। ठीक बात है। अब आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि NTA ही JEE मेन और नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। JEE मेन, JEE एडवांस, ठीक है, नीट का भी एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करवाता है। ठीक बात है। NTA CUET का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। एग्जाम आपका होगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, आई मीन बोर्ड एग्जाम के बाद, बोर्ड एग्जाम के बाद होगा। ठीक बात है। यहां तक कोई आपत्ति नहीं है। अब हम लोग आते हैं कि CUET का क्या रहेगा एग्जाम का पैटर्न, क्या रहेगा सिलेबस, क्या उसमें पढ़ना है, कितने मार्क्स का रहेगा, कितना सब कुछ वगैरह वगैरह। ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाक से आते हैं अब CUET का एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो आपको सारा क्लियर करेगा आप उसका डाउट। ठीक है, चलिए क्या लिखना है? CUET के
एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की जानकारी। ठीक बात है। अब सीयूईटी के एग्जाम का पैटर्न 4 सेक्शन में होने वाला है। ठीक बात है, 4 सेक्शन में होने वाला है। एक है सेक्शन 1A, ठीक बात है। दूसरा है सेक्शन 1B, फिर है सेक्शन सेकंड और है सेक्शन थर्ड। सेक्शन 1 में 13 लैंग्वेज पेपर होने वाले हैं। लैंग्वेज पेपर होने वाले हैं। ठीक है, लैंग्वेज पेपर जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, मराठी, राजस्थानी। ठीक है बात है ना। तो ये सब लैंग्वेज पेपर हैं और ये सबको देना ही होगा, ये कंपलसरी है। कंपलसरी होगा मतलब ये सबको देना ही देना है, ये आप ऐसे समझ लो। ठीक बात है। बगल में सेक्शन 1B में 19 लैंग्वेज का पेपर होगा। ठीक है, ये सबको देना नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल है मतलब जिसको फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना है वो ही इसको चुनेंगे। जिसको फॉरेन लैंग्वेज लर्न करना है वही इसका चुनाव करेंगे, अदरवाइज चुनने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। ठीक बात है। और सेक्शन सेकंड में आता है डोमेन सब्जेक्ट। इसमें 27 डोमेन सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम 6 का चयन आपको करना है। डोमेन सब्जेक्ट मतलब जो अभी आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, जैसे कॉमर्स के छात्र पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स के छात्र का डोमेन सब्जेक्ट हो जाएगा अकाउंट्स, इको, बीएसटी। ठीक बात है। और अगर साइंस के छात्र हैं तो उसका डोमेन सब्जेक्ट हो जाएगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक बात है। मतलब जो आप मेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं डोमेन सब्जेक्ट। ठीक बात है। अब सेक्शन थर्ड में आते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपका आ जाएगा जीके, करंट अफेयर, बेसिक मैथ। बेसिक मैथ आपको पूछेगा, वो भी क्लास 8 तक का, 9वां 10वां 11वां 12वां का नहीं पूछेगा। ठीक है, केवल अप टू क्लास 8 स्टैंडर्ड का पूछेगा। यहां तक ठीक है। फिर से आपको रिपीट कर देते हैं हम। ठीक है, सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज पेपर है, ये सबको देना कंपलसरी है। जैसे लैंग्वेज पेपर में आपका हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, ठीक है, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, ये सब चीज़ है सारा, ये आपको देना ही देना है। ठीक बात है। सेक्शन 1B में 19 लैंग्वेज पेपर है जिसमें कि जो ऑप्शनल है, मतलब जो फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है, मतलब जो कोर लैंग्वेज है उसके साथ कोई रशियन लैंग्वेज सीखना चाहता है, जापानी सीखना चाहता है, चीनी सीखना चाहता है, मतलब फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना चाहता है, वो इसको चुन सकता है। ये सारे के लिए कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। और ये सेक्शन जो सेकंड है डोमेन सब्जेक्ट, जो हम तैयारी कर रहे हैं अभी, जो कॉमर्स के छात्र इकोनॉमिक्स, बीएसटी, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, और जो साइंस के छात्र हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं उनका वो डोमेन सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है।
और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट वो लेगा, जिसमें जीके, करंट अफेयर, बेसिक मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह सब पूछेगा। ठीक बात है। अब इसके बाद कौन कितना नंबर का रहेगा उसको हम फटाक से इसके ऊपर में हम इसको बताते हैं। ठीक है, ऊपर वाला सेक्शन इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो इसके ऊपर ही बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसके ऊपर बॉक्स को हम आगे लंबा करते रहे, आप उसको ऊपर ही समझ लीजिएगा। ठीक बात है। तो चलिए, सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश को चुना लैंग्वेज पेपर के लिए, कोर के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश में आप जो पढ़ते थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, जो भी मतलब आप अभी पढ़ते आए हैं क्लास 12 में, जो भी पढ़ते आए हैं इंग्लिश का, है ना, उसको ही आपको पूछेगा, जिसमें कि 50 में से 40 क्वेश्चन करना है। ठीक बात है, 50 में से 40 क्वेश्चन करना। क्वेश्चन कैसा रहेगा? एमसीक्यू टाइप रहेगा। ठीक बात है। और आपको टाइम जो देगा, टाइम आपको देगा 45 मिनट। आपको कैसा लिखना है? आपको सिस्टम में टाइप करना रहेगा आंसर। ठीक बात है, टेक्स्ट करना रहेगा, मतलब टाइप करना रहेगा। 50 में से 40 क्वेश्चन करना है, मतलब आपको 10 क्वेश्चन छोड़ देना है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप रहेगा। टाइम आपको इसके लिए 45 मिनट देना पड़ जाएगा, देगा मतलब, और आपका आंसर आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपको कंपलसरी है ना, ये कंपलसरी है। और अगर कोई बंदा सेक्शन 1B को भी लेता है, सेक्शन 1B ऑप्शनल है, सबके लिए कंपलसरी नहीं है, तो इसमें भी वही काम हो रहा है। 50 में से 40 क्वेश्चन करना है, 10 आपको छोड़ देना है। क्वेश्चन वही होगा, एमसीक्यू टाइप होगा, और इसके लिए भी टाइम जो है 45 मिनट ही दिया जाएगा। ठीक बात है। और आंसर वही आपको टाइप करना पड़ जाएगा, टेक्स्ट करना पड़ जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब ये जो सबसे जो मेन वाला चीज है, सेक्शन 2 जो डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है ना, डोमेन जो सब्जेक्ट है जिसका आप पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जो क्लास 12th में अभी इकोनॉमिक्स, बीएसटी ये सब पर पढ़ाई कर रहा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक बात है। तो आप इस चीज को देखिए, है ना, आप इस चीज को देखिए, क्योंकि इसके लिए ही सब पागल है। तो इसके लिए आपको कहीं भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं आप उसको ही पढ़िए। बहुत सारा जो कोचिंग है ना, ये बहुत हाइप बना दिया, डरा दिया आप लोगों को। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपको 40 क्वेश्चन करना है। 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन करना है, मतलब 10 क्वेश्चन छोड़ देना है। क्वेश्चन कैसा रहेगा? एमसीक्यू टाइप ही रहेगा। और टाइम भी आपको 45 मिनट देगा। ठीक है, उसमें क्या पूछेगा? ओनली क्लास 12 एनसीईआरटी, ओनली क्लास 12 का एनसीईआरटी का जो भी कोर्स है केवल वही पूछेगा। आप इसको समझ लीजिए, ठीक है ना, मतलब जो आप अभी पढ़ रहे हैं वही आपसे पूछेगा। क्लास 11th का भी चीज नहीं पूछेगा। जो क्लास 12 का एनसीईआरटी में सब्जेक्ट है कोर्स डिटेल वही पूछेगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उतना हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं। जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं वही आराम से पढ़िए, आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक बात है। चलिए, अब जो सेक्शन जो 3rd है, जो बेसिकली जनरल टेस्ट है, इसमें आपको 75 में से 60 क्वेश्चन करना है। 75 में से 60 क्वेश्चन करना है। ठीक बात है। टाइम आपको 60 मिनट का दिया जाएगा। ठीक है, और आपको कोर्स डिटेल इसमें बता दिया गया है कि क्लास 8 तक का मैथ पूछेगा, जीके पूछेगा, करंट अफेयर पूछेगा। तो 75 में से 60 नंबर का, 75 में से 60 क्वेश्चन करना है, मतलब 15 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं।
ठीक है, टाइम आपको 1 घंटा का दिया जाएगा और इसमें जीके, करंट अफेयर, बेसिक मैथ, मतलब क्लास 8 तक का मैथ पूछा जाएगा। ठीक बात है, तो आप बढ़िया से देख लीजिए क्या है नहीं है ना, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए अगर आप समझना चाहते हैं तो। बाकी अब जो मेन बात है 2 लाइन में हम आपको और बता देते हैं कि सारा टेस्ट आपको सारा यूनिवर्सिटी नहीं लेगा। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा हम मिटा देते हैं फिर आपको समझाते हैं। सबसे मेन बात आपके लिए हम लिख दे रहे हैं कि अगर जो यूनिवर्सिटी जो एक टेस्ट लेना चाहेगी वही लेगी। जैसे आप समझो, एग्जाम्पल नंबर 1 समझो, मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक बात है, वो आप अगर वहां पे बीकॉम ऑनर्स का एग्जाम के लिए गए हो, अब मान लो बोला नहीं हम सारा टेस्ट नहीं लेंगे जी, हम एक तो हम ले लेंगे डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट ले लेंगे, डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट ले लेंगे, ठीक बात है, और एक लैंग्वेज पेपर का टेस्ट ले लेंगे। ठीक बात है, ये बोलेगा कि जिस कोर्स में आप इनरोल होना चाह रहे हो तो बोल रहा है कि हम एक डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट लेंगे और एक हम लैंग्वेज पेपर का टेस्ट लेंगे। बस आप अगर इसमें पास हो जाते हो तो मेरे यूनिवर्सिटी में आप आ सकते हो एडमिशन लेने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2, हो सकता है डीयू ये बात बोल दे कि अगर आपको मेरे कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, तो आपको डोमेन टेस्ट देना पड़ेगा, डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट देना पड़ेगा और एक जनरल टेस्ट देना पड़ जाएगा। ठीक बात है, ऐसा भी हो कर सकता हो। एग्जाम्पल नंबर 3, हो सके डीयू बोल दे एडमिशन के लिए कि नहीं हमें तो एक लैंग्वेज पेपर का टेस्ट ले लेंगे, और एक हम जनरल टेस्ट ले लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि चारों टेस्ट लेगा यूनिवर्सिटी, बार बार बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि चारों टेस्ट लेगा यूनिवर्सिटी। आपको यह देखना है कि जो यूनिवर्सिटी का डिमांड रहेगा, सबसे मेन बात आपको बता दे रहे, जो यूनिवर्सिटी का, बहुत गर्मी है वहां पर, जो यूनिवर्सिटी का डिमांड रहेगा वही टेस्ट आपको देना है। ठीक बात है ना, तो ये हो गया सारा। अब एक बात आपको और बोल देते हैं और फिर वीडियो को हम खत्म करते हैं। ये सारा जो रूल है केवल और केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ही लागू होगा, लेकिन अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है डायरेक्ट एडमिशन का। सुन लीजिए, उसके पास अभी भी डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन खुला हुआ है। वो चाहे तो अभी भी रिजल्ट का बेस पर एडमिशन ले सकता है, परसेंटेज का बेस पर। वो चाहे तो अभी भी अपना एग्जाम कंडक्ट करा सकता है। वो चाहे तो ये जो पैटर्न हो रहा है CUET को फॉलो कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी पे ये लागू नहीं होने वाला है। ठीक बात है, वो तो चाहे डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है, वो चाहे अपना एग्जाम करा सकता है, या चाहे उसकी मर्जी है कि वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को माने। ठीक बात है, तो आपको ये समझना है कि चारों टेस्ट आपको नहीं लेना है। ठीक है ना, आप देखो 2-3 बात आपको दिमाग में हम गाड़ देते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको याद रखना है कि आपको चारों टेस्ट नहीं देना है। अगर जो यूनिवर्सिटी जिस टेस्ट का डिमांड करेगी जिस कोर्स के लिए, आपको केवल वही टेस्ट देना होगा। सबसे पहला नंबर। सबसे दूसरा नंबर और आखिरी, केवल कोर्स जो है क्लास 12th का NCERT ही पढ़ना है। तो हवा ना बनाए, हवाबाजी ना बनाए। बहुत सारे जो कोचिंग वाले हैं ऐसा चीज बता देते हैं कि बाप रे बाप आपको नासा का तैयारी करवा देंगे हम, है ना, आपको एकदम हाइप क्रिएट करते रहे, बाप रे बाप CUET मतलब आंधी तूफान। तो आप उसको टेंशन ना लें, बस बेसिक नॉलेज रखें। ठीक बात है, नॉलेज, अब कंसेप्ट क्लैरिटी आपको ज्यादा चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का मतलब है कि आपको अब नॉलेजेबल पढ़ाई चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा चाहिए, तभी आप उसमें निकाल पाएंगे।
केवल और केवल क्लास 12 का एनसीईआरटी से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना होगा। ठीक बात है। चलो, उम्मीद करता हूं अब हम इस वीडियो को खत्म करने की ओर आ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि हम आप लोगों का जितना भी डाउट है उसको क्लियर करने में सफल हुए होंगे। ठीक है, बाकी आप चैनल पे जाइए, मेरा जो चैनल है विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल है। इस तरह की और भी जानकारी आएगी तो हम आपके सामने डिटेल करके डीप नॉलेज के सामने आपके सामने रखेंगे। बाकी जो मेरा चैनल है विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस का चैनल है, अगर जो कॉमर्स के बारे में डिटेल नॉलेज चाहता है, उसके सब्जेक्ट में अच्छा पकड़ चाहता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके करें, बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि इस तरह का वीडियो आएगा और भी बहुत सारा चीज़ का वीडियो आएगा पढ़ाई से रिलेटेड, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।